नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली की सड़कों पर बड़ी एंटी स्मोक गन से पानी का छिड़काव किया जाएगा और इस अभियान की शुरुआत भी कर दी गई है। अधिक प्रदूषण वाले चौराहों, सड़कों पर 20 बड़ी और घूमने वाली एंटी स्मोक गन लगाई जाएगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ITO के पास लगाई गई एंटी स्मोक गन का निरीक्षण भी किया। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पिछले सप्ताह 1000 जगहों पर पराली जलाई गई थी, जबकि कल से 3500 से ज्यादा जगह पर पराली जलाई जा रही है। दिल्ली की बड़ी आबादी ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन कुछ लोगों ने दिवाली पर जानबूझकर पटाखे जलाए, जिसकी वजह से प्रदूषण के स्तर में लगातार बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने कल पटाखे नहीं जलाए, लेकिन बीजेपी के लोगों ने जानबूझकर पटाखे जलवाए हैं, जिसके कारण AQI का स्तर लगातार बढ़ा है और इसी वजह से सरकार लोगों और विपक्ष से अपील कर रही थी कि पटाखे ना जलाएं। राजनीतिक फायदे के लिए और जबरन सरकार को बदनाम करने के लिए लोगों को ना उकसाया जाए। दिल्ली की बड़ी आबादी ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझकर पटाखे जलवाए हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। इस तरीके की बातें पर्यावरण मंत्री ने कही। कल पटाखे जो है जलवाए गए। दिल्ली के आम लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पटाखे जलाने के लिए उकसाया लोगों को। उसको धर्म से जोड़ करके प्रचार किया गया। इवन कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे कि हम पटाखे जलाएंगे, चाहे जो करना हो कर लो। तो ये जो सोच है उसने कल दिल्ली की हवा को ख़राब करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। लेकिन पटाखों के साथ साथ दूसरा जो रोल प्ले किया वो पराली ने किया है। अभी जो सारा डाटा हमने निकलवाया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ये देखें, ये कल का पराली जलने का ये चित्र है नासा का, जिसमें आप रेड एरिया देख रहे हैं। रेड एरिया के नीचे दिल्ली के ऊपर अगर आप देखें तो वाइट एरिया दिखाई दे रहा है। ये कल उधर से कल तक, परसों तक जो है पूरब से हवा चल रही थी, तो जो पराली की घटनाएं लगभग 800 से 1000 जगहों पे पराली जल रही थी लास्ट वीक में, लेकिन अब वो 3500 से ज़्यादा हो गई है। कल का जो दर्ज है, मतलब 4 गुना से ज़्यादा पराली जलने की घटना बढ़ी कल। दूसरा जो हुआ कि जो हवा का रुख है वो उत्तर से हो गया, तो अब जो पंजाब हरियाणा में जो भी पराली जली, तो कल शाम तक ये जो आप देख रहे हैं, ये कल का चित्र है, आज का नहीं, ये कल का। कल शाम तक ये जो स्मॉग जो है वो पराली से आकर के चादर घिर गई थी। नहीं, सरकार अभी इस अभियान को और तेज करेगी, क्योंकि देखो दिल्ली के अंदर का जो प्रदूषण है उस प्रदूषण को कम करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो डस्ट पोल्यूशन हो, व्हीकल पोल्यूशन हो। तो जो बाहर से पोल्यूशन और इमरजेंसी पोल्यूशन आया है, उसके अलावा जो दिल्ली के अंदर का पोल्यूशन है उसको हमें मिल करके रोकना पड़ेगा। जैसे बीजेपी के लोग ये कह रहे थे जी कि पटाखे फोड़ने से कुछ नहीं होता, आज तो सबको दिख रहा है कि हो रहा है पटाखे फोड़ने से। तो मेरा ये निवेदन है सभी लोगों से, दिल्ली के लोगों से, कि दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूशन है हम सब मिलके पैदा करते हैं, हम सबको मिलके इसकी लड़ाई को। और अभी इमरजेंसी लेवल पे आज से हमने जो है सड़कों पे पानी के छिड़काव का जो है वो अभियान हम तेज कर रहे हैं। आज हमने दिल्ली के अंदर जो है जो मोबाइल एंटी स्मॉग गन है उसको हमने आज शुरू किया है, जो सड़कों पर पानी का छिड़काव करेगी। स्टेशन स्मॉग गन है उनको भी हमने स्टेबल करना शुरू किया है, जिससे कि तेज़ी के साथ इस पानी के छिड़काव से भी जो तत्काल प्रभाव से चीज़ों को थोड़ा रोका जा सके। और दूसरा जो है, दिल्ली के अंदर हम जो दिल्ली का अभियान है इसको हम और तेज करेंगे, क्योंकि दिल्ली के हिस्से का जो पोल्यूशन है उसको। इसी खबर पर जरा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से गोपाल राय पर्यावरण मंत्री ने सीधे तौर पर प्रदूषण बढ़ने पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन बीजेपी ने लोगों को उकसाया है। जो उनकी बातें हैं उसमें कितनी सच्चाई आप मानते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से गोपाल राय ने कल स्पष्ट किया बिल्कुल कि भाजपा के लोगों ने या फिर कहें भाजपा के द्वारा कहीं न कहीं जो जनता को उकसाया गया था, सिर्फ दिल्ली के अंदर उतने ही लोगों ने कहीं न कहीं पटाखे का इस्तेमाल किया है। मगर ज़्यादातर जो लोग हैं वो कहीं न कहीं दिल्ली सरकार के साथ थे और कहीं न कहीं यही चीज़ पटाखों पर कहीं न कहीं रोक लगाने के लिए जो कोशिश की गई थी वो कहीं न कहीं कारगर बताई गई है। मगर यहाँ पर बात करें, लगातार कहीं न कहीं पटाखों का इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो भाजपा के लोग हों या फिर ये कहें आम जनता हो, लगातार सभी ने ही कहीं न कहीं पटाखों का इस्तेमाल किया गया है।
मगर दूसरी तरफ जहाँ पर गोपाल राय का कहना है कि एंटी स्मोक गन लगाई गई हैं, वो भी दिल्ली के अंदर 20 और लगातार कहीं न कहीं उसकी प्रक्रिया पे बढ़ाई जाएगी। और जिस तरीके से कल आरटीओ पर इसकी शुरुआत की गई और खुद गोपाल राय निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, तो कहीं न कहीं ये स्मोक गन का ज़रूर इस्तेमाल होता हुआ नज़र आएगा और हुँ, कहीं न कहीं उसका फ़ायदा भी होता हुआ नज़र आएगा। मगर जिस तरीके से पराली को लेकर भी कहीं न कहीं गोपाल राय ने कहीं न कहीं पड़ोसी राज्यों पर ठीकरा फोड़ा कि पड़ोसी राज्यों के अंदर पहले 1000 जगहों पर पराली जलाई जाती थी, अब 3000 से ज़्यादा जगहों पर पराली जलाई जा रही है। तो कहीं न कहीं पराली का जो धुआँ है, यानी जो पॉल्यूशन है, वो दिल्ली के अंदर आ रहा है और दिल्ली की जो आबो-हवा है और ख़ास तौर पर दिल्ली के एनसीआर के इलाके की, वो कहीं न कहीं दूषित हो रही है और जिसकी वजह से कहीं न कहीं परेशानियाँ बढ़ रही है। मगर दिल्ली सरकार रेड लाइट ऑफ और गाड़ियाँ ऑफ की भी प्रक्रिया जो है, वो भी निरंतर चला रही है। तो देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों के अंदर क्या पॉल्यूशन कम होगा? क्योंकि जिस तरीके से लगातार पराली के ऊपर अपनी ठीकरा फोड़ा है, तो कहीं न कहीं ये सही स बिल्कुल, कहीं न कहीं ये भी हो सकता है कि 35 जो 3000 से ज़्यादा की जगहों पर पॉल्यूशन कह सकते हैं पराली जलाई जा रही है, क्या वो और ज़्यादा दिनों के लिए भी बढ़ेगी? या फिर और ज़्यादा जगहों पर बढ़ेगी तो कहीं न कहीं दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का स्तर जो है वो और ज़्यादा जगह हो सकता है। तो कहीं न कहीं इसकी इस प्रक्रिया को कहीं न कहीं कंट्रोल करना चाहिए, मगर जिस तरीके से एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो कहीं न कहीं दिल्ली की कह सकते हैं वातावरण को कहीं न कहीं साफ करेगा और कहीं न कहीं जो पानी का छिड़काव करने के लिए पेड़ों पर कहीं न कहीं इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, वो भी किया जाएगा। मगर लगातार दिल्ली की सरकार जो है, वो पॉल्यूशन को कम करने के लिए कोशिश करती नज़र आ रही है। मगर यहाँ पर जब बीजेपी का नाम लिया गया और बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया गया, मगर सीधे-सीधे कहें तो यहाँ पर जनता ही ज़िम्मेवार है, चाहे वो बीजेपी की हो या आम आदमी पार्टी की हो, सबने ही पटाखों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन जो है, वो इस हद तक गया है। जी। हुँ। राजीव, देखिए गोपाल राय ने ये कहा, पर्यावरण मंत्री ने, कि जो एंटी स्मोक गन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी का उन्होंने निरीक्षण भी किया था जिस तरह उन्होंने ये बातें कही। तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एंटी स्मोक गन का निरीक्षण और साथ ही साथ उसका उपयोग किया जा रहा है, क्या वाक़ई सड़कों पर इसका इस्तेमाल होता हुआ दिखा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें गोपाल राय की और गोपाल राय ने जिस तरीके से कहा कि एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं न कहीं और जगहों पर भी किया जाएगा। मगर जिसकी जो शुरुआत है जो है वो कहीं न कहीं कल देखने को मिली। मगर उससे पहले यानी कि दिवाली से पहले एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, सिर्फ़ एक प्लांट लगाया गया था जो कनॉट प्लेस के अंदर है, बस सिर्फ़ उसी को चलाया जा रहा था। मगर जिस तरीके से अब एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल किया जाएगा और वो भी 20 चौराहों पर, तो कहीं न कहीं उसके देखना होगा कि आने वाले दिनों के अंदर कितना फ़र्क पड़ता है। मगर जो पहले इसी प्रक्रिया जो थी, वो देखने को नहीं मिल रही थी और सिर्फ़ कागज़ों के अंदर ही एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल हो रहा था। मगर यहाँ पर बात करें आप धरातल पर जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ा है और ख़ास तौर पर दिवाली पर, तो कहीं न कहीं एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल ज़रूर किया जाएगा, मगर आप देखना होगा ये किन-किन जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कागज़ों में तो ज़रूर 20 जगहों का ये घोषणा कर दी गई है। मगर आईटीओ की बात करें, आईटीओ एक ऐसा चौराहा है जो कहीं न कहीं बड़े चौराहों में गिनती होती है। मगर बात करें और छोटे चौराहों की, तो वहाँ पर किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, ये ज़रूर देखना होगा। और जगहों की बात करें जहाँ पर 20 जगहों की बात की गई है, उन जगहों पर किस तरीके से इस्तेमाल होंगी होंगी या फिर सिर्फ़ कागज़ों के अंदर होंगी, ये ज़रूर देखना होगा। मगर लगातार कहीं न कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से जो कोशिश की जा रही है, वो कोशिश भी कहीं न कहीं देखने को मिल रही थी कि ये किस तरीके से दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन लगाया, मगर फिर भी पटाखे दिल्ली के अंदर जलाए गए, यहाँ तक कि जलाने पर भी रोक लगाया गया था। तो कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई ज़रूर की है, मगर इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं है जिससे कहीं न कहीं पॉल्यूशन रुकता हुआ नज़र आता। जी। हुँ। राजीव, ये जो एंटी स्मोक गन है, इसके लिए देखिए प्रदूषण को कम करने के लिए कोशिश की जा रही है। फिलहाल प्रदूषण की किस तरीके की स्थिति है दिल्ली में? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिवाली की रात पर जिस तरीके से पटाखे जलाए गए थे, उसके बाद की जो स्थिति थी वो चौंकाने वाली थी। लगभग 900 से 1000 के करीब पॉल्यूशन का स्तर था दिल्ली एनसीआर के अंदर। नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, इंदिरापुरम की बात करें या फिर ये कह सकते हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस जैसे एरिया की बात करें, तो सभी जगहों पर कहीं न कहीं इंडिया गेट की बात करें तो वहाँ पर भी पॉल्यूशन इंडिया गेट था वो नज़र नहीं आ रहा था। सबसे ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, मगर लोगों को खास तौर पर साँस लेने में दिक्कतें हो रही थी। मगर जिस तरीके से अब बात करें एंटी स्मोक गन की, तो एंटी स्मोक गन दिवाली से पहले नहीं थी, मगर दिवाली के बाद ही इसको यूज़ किया जाएगा। तो कहीं न कहीं ज़रूर है दिल्ली सरकार कोशिश ज़रूर कर रही है, मगर जो अधिकारी हैं, उनकी तरफ से कहीं न कहीं लापरवाही देखने को मिली, क्योंकि जिस तरीके से घोषणाएँ की गई थी दिल्ली सरकार के द्वारा कि दिल्ली के अंदर पटाखे नहीं जलेंगे और पटाखे जो है लोग बाग बाहर से लेके आए, चाहे वो भाजपा के हो या किसी भी पार्टी के हो या आम जनता हो, मगर सबने ही पटाखों का इस्तेमाल ज़रूर किया है, मगर इसके लिए सभी जिम्मेवार हैं, चाहे वो भाजपा के हों या फिर आम आदमी पार्टी के हों या फिर दिल्ली सरकार के हों या फिर आम जनता हो। क्योंकि अधिकारियों की तरफ से भी जितनी बड़ी सख्ती होनी चाहिए थी दिल्ली सरकार की तरफ से, वो भी दिवाली पर नहीं देखने को मिली। जी।
सख्ती नहीं होने की वजह से ये देखिए राजीव, इतना ये जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ा है। बेशक अब दोष पराली को दिया जा रहा हो, लेकिन अगर दिल्ली में पटाखे बैन थे तो उसके बावजूद ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि दिल्ली में पटाखों की एंट्री ना हो। लेकिन जिस तरीके से चाहे फिर कहीं से भी आए हों, लेकिन पटाखे अगर दिल्ली में आए हैं तो कहीं ना कहीं से ये सीधे तौर पर अधिकारियों की और पूरे तरीके से दिल्ली प्रशासन की ही कमजोरी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से कोशिश की थी कि पटाखों पर बैन लगाया जाए और पटाखों पर इस्तेमाल ना हो, पटाखों का भंडारण ना हो, मगर जिस तरीके से दिवाली के मद्देनजर रखते हुए लोगों ने कहीं चाहे वो गाड़ियाँ गाजियाबाद से लेके आए हों या फिर कहें गुड़गांव से लेके आए हों, मगर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पटाखे आए हैं और उसका इस्तेमाल किया गया है, उसके लिए सभी जिम्मेवार हैं। मगर खास तौर पर बात करें अधिकारियों की, जैसे अब मान लीजिए गुड़गांव से अब दिल्ली के अंदर प्रवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं चेकिंग होती है, वहां पर उनको कोई क्यों नहीं रोका गया? चाहे वो आम व्यक्ति हो, पटाखे चाहे वो कितने भी लेके आ रहे हो, उनको क्यों नहीं रोका गया? ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। मगर दिल्ली सरकार के जो अधिकारी होने चाहिए थे, उनकी तरफ से भी लापरवाही देखने को मिली है, जिसका जमकर कहीं ना कहीं जनता ने फायदा उठाया। मगर जिस तरीके से बात करें, पटाखे जला चुके हैं और पॉल्यूशन का स्तर जो है दिल्ली के अंदर बढ़ चुका है, मगर उसको कंट्रोल करने के लिए अब दिल्ली सरकार एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल कर रही है, पानी का छिड़काव का इस्तेमाल कर रही है। मगर यही चीज अगर पहले की होती और कहीं ना कहीं सख्ती से पालन किया होता, पटाखों पर रोक लगाई गई होती, चेकिंग की होती, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का स्तर जो है इतना बड़ा नहीं बढ़ता। मगर जिस तरीके से पराली का नाम लिया जा रहा है कि पराली पहले 1000 जगहों पर जलाई जाती थी, अब 3,500 से ज्यादा जगहों पर जलाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो है वो पराली की वजह से भी हो रहा है। मगर सारी पराली के ऊपर जिम्मेवारी देनी ये भी गलत है और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को खुद समझना होगा कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों की तरफ से जो लापरवाही हुई है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं सख्ती बरती जाए, ताकि पॉल्यूशन का स्तर जो है वो आने वाले दिनों के अंदर कम हो सके। जी। आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर अगर कम होगा तभी लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिल पाएगी। बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और इसी बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली और आम जनता जो है वो पूरे तरीके से परेशान नजर आ रही है। चले तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पंजाब अध्यक्ष पद से जो फिलहाल बने हुए हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। शुक्रवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान करते हुए सिद्धू ने कहा कि नए अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति के बाद वो कमान संभालेंगे। सिद्धू ने यह भी कहा कि हर पंजाबी के हित को ध्यान में रखकर उन्होंने इस्तीफा दिया था। उन्होंने चन्नी से मतभेद से भी इनकार किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह से लंबे समय तक टकराव के बाद पंजाब कांग्रेस के कप्तान बनाए गए नवजोत सिंह सिद्धू ने नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से कुछ नियुक्तियों पर मतभेद के बाद इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अब उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। राहुल जी और प्रियंका जी दे सिपाही ने अपना इस्तीफा वापस लिया। आई हैव टेकन बैक माई रेजिग्नेशन एंड आई कैटेगोरिकली स्टेट कि जिस दिन नवे एडवोकेट जनरल बन गए और नवा पैनल आ जाएगा, मैं जाके ऑफिस अपना चार्ज संभाला। इट वॉज नॉट एनी पर्सनल ईगो। ए हर पंजाबी दे साफे आई बीन मीटिंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ एंड आई बीन स्पीकिंग टू हिम। आई हैव बीन स्पीकिंग टू हिम सिंस द लास्ट 1 month. The first meeting that took place was in Punjab Bhavan. Remember? At that time, the thing was that the panel will go and in 1 week things will be settled. 90 दिन ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 50 ਦਿਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, 2 ਪੈਨਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਏ। I've been talking to him. I have no personal things. I speak to him for the state. I speak to him for all the good that can be done to this state. I have no difference with Charanjit Channi, not at all. Whatever I do is for Punjab. Today what I'm speaking is for Punjab. I stand for Punjab. I stand with Punjab. Punjab is my. तो इसी खबर पर जरा जानकारी हमारे संवाददाता से लेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात पंजाब की कर रहे थे, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने ये ऐलान किया। इसी खबर पर जरा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता चंडीगढ़ से अमित कुमार जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से कल नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना इस्तीफा उन्होंने वापस ले लिया है, पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, अब इतने लंबे समय बाद उन्होंने इस्तीफा वापस लिया और खुद को एक बार फिर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सिपाही बता दिया है। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू शुरू से ही एक अलग स्टैंड लेते हुए नजर आए हैं। बार बार वो चीज कहते हैं कि मैं पंजाब के लोगों के लिए खड़ा हूं, और यहीं पे ये उन्होंने बात कल भी रिपीट की। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मैंने जो इस्तीफा दिया था वो अपने अहंकार या अपने लिए नहीं दिया था, वो पंजाब के लोगों के लिए दिया था। उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि जो अटॉर्नी जनरल अपॉइंटमेंट तो उन्होंने उसके विरोध में अपना इस्तीफा दिया था। अटॉर्नी जनरल हो गया, डीजीपी हो गया, उन सबके विरोध में उन्होंने लगातार एक हम कह सकते हैं जब से उनके अपॉइंटमेंट तब से उसका विरोध कर रहे हैं। पर अब कह सकते हैं फाइनली जब अटॉर्नी जनरल एपीएस देओल ने जो अपना इस्तीफा दे दिया है, तो उसके बाद से अगर हम कह सकते हैं पंजाब सरकार में और नवजोत सिंह सिद्धू में, या हम कहें कि जो कांग्रेस की इंटरनल फाइट चल रही थी वो एक स्टैंड स्टिल पे आ गई थी, या लगभग खत्म होने की कगार पे आ गई थी। हम देख सकते हैं सपोर्टिव होते हुए लगातार नजर आ रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू, और अब ये वेट हो रही थी वो कब औपचारिक ऐलान करेंगे कि वो अपना इस्तीफा वापस लेंगे। एपीएस देओल के इस्तीफे के बाद ये पूरी आशंका थी कि उसके अगले दिन ही शायद नवजोत सिंह सिद्धू अपना इस्तीफा वापस ले ले। खैर, अभी तक उन्होंने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि जैसे ही नए अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है, देखिए वो अभी भी उन्होंने अपना इस्तीफा अभी भी वापस नहीं लिया, पर ये चीज क्लियर कर दिया कि वो अपना इस्तीफा रेडी है, और जैसे ही नए अटॉर्नी जनरल अपॉइंट होंगे वो अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे। तो उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि वो अब नए अटॉर्नी जनरल के अपॉइंटमेंट की वेट कर रहे हैं, कि वो देखना चाहते हैं कि आखिर नया अटॉर्नी जनरल किसको अपॉइंट किया जाता है। ऑफकोर्स नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कई लोगों को रिकमेंड किया होगा, क्या उनके फेवर से आएगा या फिर पार्टी हाईकमान की तरफ से किसी नए अटॉर्नी जनरल को लगाने की रिकमेंडेशन दी जाएगी, या फिर खुद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी किसी और का नाम रिकमेंड करेंगे। ये अब नए अपॉइंटमेंट के बाद ही क्लियर होगा। पर एक स्टैंड हम जरूर दे सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब सरकार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर में आ चुके हैं, उनके सपोर्ट में आ चुके हैं। उनसे कई स्टेटमेंट्स कल पूछे गए थे, जिसमें एक स्टेटमेंट उनसे ये पूछा गया था कि इलेक्शंस नजदीक आते वक्त उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया कि पार्टियां लॉलीपॉप देना शुरू कर देती हैं। तो जहां पहले अटकलें ये लगाई जा रही थी कि ये स्टेटमेंट खुद उन्होंने अपनी सरकार चरणजीत चन्नी के लिए दी गई थी, तो उसके ऊपर साफ तौर पे इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मैंने अपने दोस्त चरणजीत चन्नी के लिए नहीं, ये बल्कि अरविंद केजरीवाल के लिए स्टेटमेंट दी थी, जो दिल्ली से यहाँ आके पंजाब के लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि वो पंजाब सरकार के सपोर्ट में खड़े हैं। तो देखिए, एक 360 या हम 180 देखते हुए नजर आ रहा है धीरे धीरे, अगर हम कहें, या फुल फ्लेज तरीके से अब नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब सरकार के साथ आके खड़े हो चुके हैं। एक कंबाइंड फ्रंट दिखना शुरू हो चुका है। हम कह सकते हैं जो इंटरनल फाइट्स थी वो खत्म होती नजर आ रही हैं। अब ये देखना होगा कि इस पंजाब सरकार इस अपॉइंटमेंट को कैसे ट्रीट करती है, क्योंकि देखिए ये अपॉइंटमेंट अब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि अगर ये अपॉइंटमेंट नवजोत सिंह सिद्धू को पसंद आती है, या फिर हम कहें कि नवजोत सिंह सिद्धू से सहमत होते हैं, पंजाब कांग्रेस से सहमत होती है, पंजाब सरकार के पूरा फेवर करती है, तो जो इंटरनल फाइट थी वो खत्म हो जाएगी। जी हाँ, इस इंटरनल फाइट के खत्म होते ही जो कांग्रेस का यूनाइटेड फ्रंट सामने आएगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। तो ऐसे में बाकी सभी विरोधियों के लिए एक बहुत बड़ी विपदा खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जहां एक इंटरनल फाइट के चलते कांग्रेस थोड़ा खुद को ही कमजोर करती हुई नजर आई थी, पर वो अब बिल्कुल ही स्ट्रांग फ्रंट में आ जाएगी, क्योंकि लगातार आप देख सकते हैं कि कई अहम वादे किए जा रहे थे। चाहे हम बिजली के बिलों की बात करें, चाहे हम बिजली की रेट घटाने की बात करें, चाहे लाल दौरे के अंदर लोगों को अपना घर का हक देने की बात करें, तो कई बड़े वादे पंजाब सरकार पूरे कर चुकी है। तो ऐसे में ये बहुत अहम टाइम था कि एक कंबाइंड फ्रंट दिया जाए, और कंबाइंड फ्रंट दिया जा रहा है। अब पंजाब सरकार के ऊपर जैसे हम देखते हैं रिसेंटली एक नया बर्डन आया, जो हम कह सकते हैं पेट्रोल डीजल के रेट्स को लेकर, उसके ऊपर भी जल्दी ही कोई एक फैसला, अगर हम कह सकते हैं कि आज कैबिनेट होती है वो अब कल शिफ्ट कर दी गई, तो उस पे भी कोई एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो ऑल हम देख सकते हैं कि पंजाब सरकार अब एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक पे आ चुकी है, और एक बहुत ही अगर हम कहें स्ट्रॉन्ग स्टैंड पे पहुंच चुकी है। जी, इसी के साथ अमित, देखिए इस्तीफा जिस तरीके से उन्होंने वापस लेने का ऐलान किया है, तमाम जो समीकरण आपने बताए, इसके बाद अगर जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ये देख रहे हैं कि अब किसको अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाएगा, अभी अगर उनके पक्ष से किसी को अटॉर्नी जनरल नियुक्त नहीं किया जाता है, तो कहीं ना कहीं समीकरण ये भी बनते नजर आएंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू इस्तीफा वापस नहीं लेंगे और अपनी हठधर्मिता को इसी तरीके से कायम रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कांग्रेस में इसी तरीके से अंतर्कलह चलती रही तो आगामी विधानसभा चुनावों का क्या होगा? देखिए यही एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट हो चुका है। देखिए नवजोत सिंह सिद्धू अपना स्टैंड दे चुके हैं
कि मैं पूरी तरह से आपके सपोर्ट में आ चुका हूं, अब पाला आपकी तरफ है। अब अटॉर्नी जनरल के अपॉइंटमेंट के ऊपर बहुत कुछ टिका है। अगर अटॉर्नी जनरल सैटिस्फैक्टरी अपॉइंट हो जाता है, या हम कहें कि पंजाब सरकार भी उससे खुश है, नवजोत सिंह सिद्धू भी उससे खुश है, तो जो इंटरनल फाइट्स है वो पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। देखिए, ये एक बहुत अहम अपॉइंटमेंट अब हो चुकी है पंजाब सरकार के लिए कि उन्हें हर एक फैक्टर कंसिडर करना होगा कि लोग भी उन्हें जो नया अपॉइंटमेंट होंगे उसको अप्रिशिएट करें, क्योंकि हर एक पहलू को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। केस जो रिप्रेजेंट करें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, चाहे वो ड्रग्स केस हो, चाहे हम कहेंगे बेदबी मामलों को लेकर हो, तो उन सभी मुद्दों को कंसिडर करना पड़ेगा। तो अगर अपॉइंटमेंट बहुत से, अगर हम कह सकते हैं कि एक अच्छी अपॉइंटमेंट हो पाती है जिससे हर कोई खुश है, तो पंजाब सरकार के लिए हम कह सकते हैं कि अपने आप को डबल करके दिखा पाएंगे, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू का फुल उनका सपोर्ट आ जाएगा। खुद पंजाब सरकार लगातार एक बहुत एक्टिव मोड में नजर आ रही है और उसको लोग भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करे हैं। उनकी तरफ से अभी तक जितने भी कदम उठाए गए उनको लोगों ने, आम जनता ने अप्रिशिएट किया है। तो ऐसे में अगर एक कंबाइंड फ्रंट आ जाता है तो पंजाब कांग्रेस, हम कह सकते हैं कि 2022 इलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में सामने आ जाएगी। पर यही अगर कोई गलती कर जाते हैं, अगर अपॉइंटमेंट में फिर से अगर हम कहें तनातनी बनी रहती है, और जो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ एक हम कह सकते हैं राब्ता बन रहा था, जो एक हम कह सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस सरकार, एक या हम कह सकते हैं कि सरकार और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में जो लड़ाई खत्म होने वाली थी, अगर उस चीज को खत्म इस टाइम नहीं करते हैं तो खुद का नुकसान पंजाब सरकार करा सकती है। पर हालांकि ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं काफी लंबे कुछ टाइम हो चुका है अटॉर्नी जनरल के इस्तीफे के बाद, और नवजोत सिंह सिद्धू भी अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। तो शायद इंटरनल बातचीत पहले से ही चल रही थी और उनके ओपिनियन को पक्का कंसिडर, या हम कह सकते हैं उनके ओपिनियन को पूरी तरह से कंसिडर किया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी और उसके बाद ही नए अटॉर्नी जनरल का नाम रखा और जाएगा। ये बात काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है कि अब जिस तरीके से खुद कैप्टन है पंजाब के, जो पूर्व सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभरने वाले हैं कांग्रेस के लिए। अभी तक वो कांग्रेस में थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है और हो सकता है कि वो बीजेपी से गठबंधन करके किसी भी तरीके से चुनाव में उतरेंगे। चुनावी मैदान में अगर वो उतरते हैं तो कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ा झटका भी होगा और सबसे बड़ी चुनौती होगी। और अगर कांग्रेस इसी तरीके से अंतर्कलह से जूझती रही तो सीधे तौर पर कैप्टन की नई पार्टी ही वो बहुमत हासिल कर सकती है जो कांग्रेस को फिलहाल अभी तक मिलता रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के एक बहुत पुराने चेहरे हैं। हम कह सकते हैं कि पंजाब में एक टाइम ऐसा था कि कांग्रेस से कैप्टन अमरिंदर सिंह को नहीं जाना जाता, कैप्टन अमरिंदर सिंह से कांग्रेस को जाना जाता था। तो ये एक स्टेज था, पर अब सवाल ये उठता है कि इसको ट्रीट कैसे करते हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस के लिए, पंजाब कांग्रेस के लिए एक बहुत अहम टाइम पीरियड है और शायद इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जो थोड़े बहुत रुसे हुए थे उनको मना लिया जाए और एक कंबाइंड फ्रंट दे दिया जाए, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के फुल फ्रंट आने पे अगर हम कह सकते हैं जो वोट शेयर टूटेगा वो कांग्रेस का ही टूटेगा, क्योंकि लगातार वो कांग्रेस को ही रिप्रेजेंट करते रहे। तो जो उनके अपने पर्सनल फॉलोअर्स हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो उनके लिए वोट करते हैं, वो सब कांग्रेस को ही अपना मानते थे। पर अब क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग हो गए हैं, तो जो वोट शेयर टूटेगा वो बेसिकली मैक्सिमम अगर हम बोले कहीं से वोट शेयर टूटने वाला तो कांग्रेस को ही होगा। तो ऐसे में कांग्रेस को कंपनसेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनको हर एक फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर कैप्टन सिंह के अलग होगी कहां से इलेक्शन लड़ने वाले हैं, कहां से वो अपनी वोट शेयर तोड़ सकते हैं, कहां पे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कहां से उनका मेजर इन्फ्लुएंस है, वो सब फैक्टर्स उनको कंसिडर करने पड़ेंगे। और ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अंदर अपने आप को इंटरनल मैनेजमेंट कभी टाइम वेस्ट ना करके वो फुल फ्रंट होके बाहर का अपना सिनेरियो देखे, अपने ऑपोनेंट्स को कंसिडर करें कि वो किस वक्त कहां काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से क्या मुद्दे उठा रहे हैं, उनके ऊपर जवाब दें या उनके लिए खुद को तैयार करें। ऐसे में ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू का जो एक फाइनल मसला है कि अटॉर्नी जनरल अपॉइंटमेंट का, वो जल्द से जल्द कर दिया जाएगा और वो अगर हम कह सकते हैं कि एक तरह से वो फैक्टर होगा जो नवजोत सिंह सिद्धू जिस चाहते हैं अटॉर्नी जनरल, वो काफी हद तक चांसेस है कि उनको बनाया जाए। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं जो मुंबई से है, जहां पर मुंबई ड्रग्स केस मामले में अब बड़ा अपडेट सामने आया है। अब मुंबई एनसीबी इस मामले की जांच नहीं करने वाली है। ये वही केस है जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान फंस गए थे। इसके अलावा नवाब मलिक के दामाद के खिलाफ जो भी मामला चल रहा था उसकी जांच भी अब मुंबई जोन की एनसीबी नहीं करेगी। मुंबई जोन से आर्यन समेत 6 केस वापस लिए गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े हैं
ऐसे में आरिन खान और नवाब मलिक के दामाद वाले केस वापस जरूर लिए गए हैं, लेकिन मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर ही रहने वाले हैं। कहा जा रहा है कि अब आरिन खान और समीर खान वाले मामलों में एनसीबी की सेंट्रल टीम जांच कर सकती है और ये भी जानकारी सामने आई है कि अब इन मामलों में समीर वानखेड़े जांच नहीं करेंगे, बल्कि एनसीबी अधिकारी संजय सिंह की अध्यक्षता में जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे में समीर वानखेड़े से ये हाई प्रोफाइल केस वापस ले लिया गया है। कहा जा रहा है कि आयरन केस के दौरान समीर वानखेड़े पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। एक गवाह ने वसूली की बात भी कह दी है। ऐसे में अभी के लिए उनसे ये मामले वापस लिए गए हैं और संजय सिंह इस जांच को आगे बढ़ाने वाले हैं। अब क्योंकि केस को ट्रांसफर कर दिया गया है, ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इस पर प्रतिक्रिया आने का दौर भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने तंज कसते हुए कहा कि अभी ये सिर्फ शुरुआत है, सिस्टम को जड़ से साफ करने की जरूरत है। और वो ट्वीट कर लिखते हैं कि समीर वानखेड़े को 5 केस से हटाया गया, अभी 26 और मामलों की जांच होनी है। ये तो बस शुरुआत है, सिस्टम को जड़ से साफ किया जाएगा। तो इसी खबर पर चर्चा संवाददाता से करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात महाराष्ट्र के करे थे, जहां पर ड्रग्स केस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया, जिसमें सीधे तौर पर समीर वानखेड़े से तमाम केस जो है वो वापस ले लिए गए हैं। 5 केस उनसे वापस लिए गए हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से समीर वानखेड़े से 5 केस वापस लिए गए हैं, हालांकि उनका पद अभी भी बरकरार है, इसको लेकर नवाब मलिक भी लगातार तंज कसते नजर आ रहे हैं, लेकिन अहम बात यह है कि अभी उनसे मात्र केस वापस लिए गए हैं, उनका पद बरकरार है। तो कहीं ना कहीं जो ये तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस इस पर आ रहे थे, या फिर समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक जो लगातार आरोप लगा रहे थे, कहीं ना कहीं उन आरोपों को दबाने की कोशिश की गई है। जी मुस्कान दी, देखिए एनसीपी नेता और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि एनसीबी मामले में जिस तरह से आर्यन खान सहित 5 मामलों की जांच मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े कर रहे थे, उनको जो है इस जांच से हटा दिया गया, उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट को द्वारा दी, लेकिन इसके जवाब में समीर वानखेड़े ने कहा है कि उन्हें जांच से हटाया नहीं गया है, बल्कि उन्होंने खुद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी। पिटीशन में साफ तौर पर उन्होंने मांग की थी कि ड्रग्स मामले और आर्यन खान मामले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी किया जाए, जिसको लेकर एनसीबी दिल्ली की हेड टीम ने एक एसआईटी टीम का गठित किया, जिसमें अब जो है मुंबई सहित दिल्ली के अन्य जो मामले हैं उसकी जांच जो है संजय सिंह के नेतृत्व में किया जाएगा, जिसमें समीर वानखेड़े को दिल्ली तलब किया गया। इस तरह की जानकारी मिली है। जी ठीक है सत्यप्रकाश, देखिए जिस तरीके से ये बातें सामने आई है कि समीर वानखेड़े को उनसे केस जो है वो वापस लिए गए हैं, ये केस वापस लेने पर किस तरीके की फिलहाल कार्रवाई उन पर आगे हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नवाब मलिक ने कहा है कि यह तो शुरुआत है, यानी कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जिस तरह से लगातार उन्होंने कहा है कि यह गंदगी सफाई की पहली शुरुआत है, यानी कि अभी बहुत कुछ बाकी है। तो जाहिर तौर पर अगर समीर वानखेड़े इस पूरे मामले से हटाए जाते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है सामने खुलकर आ सकती है, कि जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि एक सीसीटीवी फुटेज मुंबई पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डंडियाल का जो है फुटेज मिला है, जिसमें जो गवाह ने एक आरोप लगाया था कि डंडियाल और गोसावी ने मिलकर जो है 25 करोड़ की जो डील फाइनल हुई थी उसका सीसीटीवी है। तो जाहिर तौर पर यह मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली, जिसमें समीर वानखेड़े की मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक आरोप जो नवाब मलिक ने लगाया है, वो कहीं न कहीं आरोपों की जो है लड़ी है, वो कहीं न कहीं अब जो है दस्तावेजों में तब्दील होती दिख रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस के हाथ वह सीसीटीवी लग चुका है। तो जाहिर तौर पर इसकी भी जांच अभी शुरू कर दी जाएगी। तो अगर इस जांच में यह पाया जाता है कि 25 करोड़ की जो डील है वो हुई थी, तो जाहिर तौर पर न सिर्फ समीर वानखेड़े की बल्कि तमाम अन्य लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है।
सत्यप्रकाश, इसी के साथ देखिए 6 केस समीर वानखेड़े से वापस भी लिए गए हैं और अब आर्यन खान केस की जो अगुवाई है वो संजय सिंह के उस नेतृत्व में होगी और वही अब इस केस की जांच करेंगे। लेकिन क्या इस पर समीर वानखेड़े का कोई बयान सामने आया है? क्योंकि एक अधिकारी जब कोई भी केस हैंडल करता है तो तमाम अपडेट्स उसके पास होते हैं और वो इस केस को हल भी करना चाहता है, तो इस पर समीर वानखेड़े की कोई प्रतिक्रिया? बिल्कुल मुस्कान जी, आपने सही कहा कि कोई भी अधिकारी जब कोई केस की जांच करता है तो उससे दस्तावेज हैंडओवर ले लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। समीर वानखेड़े दस्तावेज के बारे में जानकारी समय समय पर देते रहेंगे। इसी वजह से समीर वानखेड़े ने कहा है वह जांच से हटाए नहीं गए हैं, लेकिन दिल्ली का सूत्र ये कहता है कि समीर वानखेड़े को अब दिल्ली बुला लिया गया है। मुंबई की जो 6 मामले हैं उसकी जांच समीर वानखेड़े नहीं करेंगे, लेकिन संजय सिंह के नेतृत्व में जब भी जरूरत लगेगी समीर वानखेड़े से पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि तमाम दस्तावेज जो है, तमाम जो कार्रवाई हुई है वो समीर वानखेड़े के नेतृत्व में है। तो जाहिर तौर पर यह पूरा मामला कहीं समीर वानखेड़े के इर्द गिर्द रहेगा, लेकिन जो पूरी तरह से जांच थी वो कहीं न कहीं समीर वानखेड़े के हाथ से ले लिया गया। बिल्कुल। और सत्यप्रकाश, देखिए ये केस भी ले लिया गया है, इसके बाद उन्हें दिल्ली भी तलब किया गया है। दिल्ली जाने के बाद क्या कुछ उन पर कार्रवाई होगी? और नवाब मलिक का जो बयान इसमें सामने आया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे और भी ज्यादा खुलासे होंगे और भी ज्यादा सफाया होगा। इस बयान से आखिर क्या समझे? क्या वाकई अब नवाब मलिक ने ये ठान लिया है कि जब तक समीर वानखेड़े पद से नहीं हटेंगे वो तरह तरह की बातें करते रहेंगे? बिल्कुल, देखिए नवाब मलिक ने अब तक जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई न कोई दस्तावेज उन्होंने मीडिया के सामने रखा है। तो जाहिर तौर पर जो भी दस्तावेज उन्होंने दिखाया है, उस दस्तावेज के आधार पर अगर सच्चाई है तो जाहिर तौर पर समीर वानखेड़े की मुश्किलें न सिर्फ बढ़ने वाली है, बल्कि उनकी नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि लगातार नवाब मलिक ने कहा कि जब तक सस्पेंड नहीं हो जाएंगे तब तक वो पीछे कदम नहीं लेंगे। तो जाहिर तौर पर अब कहीं न कहीं लड़ाई आर-पार की चालू हो गई है। जैसा कि उन्होंने कहा कि गंदगी की सफाई की यह शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो जाहिर तौर पर अगर समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप तय होते हैं तो उनको हटाया जा सकता है। हटाया भी जा सकता है और यही शायद नवाब मलिक चाहते भी हैं, क्योंकि देखिए एक बार फिर से अगर समीर वानखेड़े पर जो आरोप लगे हैं अगर वो निराधार साबित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस केस की अगुवाई एक बार फिर से उनके हाथ में होगी और अगर उन पर ये तो तमाम आरोप है वो हट जाते हैं तो उसके बाद ये जो केस है उसको एक बार फिर से वो हैंडल कर सकते हैं। अगर इस केस को हैंडल करेंगे तो नवाब मलिक को कहीं ना कहीं एक बार फिर से खतरा हो सकता है, क्योंकि उनकी बेटी और दामाद भी कहीं ना कहीं ऐसे ही एक केस में फंसे हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत का जब केस सामने आया था तभी से वो फंसे हुए हैं, उनसे पूछताछ भी हुई थी। तो क्या नवाब मलिक अब वाकई ये ठान बैठे हैं और इससे कम उन्हें कुछ भी बर्दाश्त नहीं? उनके बयान तो देखिए यही बता रहे हैं। मुस्कान जी, देखिए समीर वानखेड़े ने जिस तरह से एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई की है, एनसीबी के नजरिया से देखा जाए तो काफी अच्छा उन्होंने काम किया है, लेकिन जिस तरह से आर्यन खान ड्रग्स मामले के बाद समीर वानखेड़े की फजीहत हुई है, ऐसे में सबसे इसके मुख्य सूत्रधार नवाब मलिक है। नवाब मलिक ने एक के बाद एक बड़े आरोप लगाए। नवाब मलिक ने न सिर्फ समीर वानखेड़े के ऊपर लगाया, वीपी सिंह के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया है। वीपी सिंह जब उनके दामाद की गिरफ्तारी हुई थी उस दौरान उन्होंने दिल्ली में एक लैंड क्रूजर कार की डिमांड की थी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया था। इस वजह से उन्हें 8 महीने जेल में रहने पड़े। ठीक उसी तरह का आरोप जो है समीर वानखेड़े के ऊपर तमाम लगाया गया है। तो जाहिर तौर पर अगर इसमें सच्चाई है तो कहीं न कहीं एनसीबी सहित तमाम लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि तमाम जो आरोप लगाया है उसमें कुछ सच्चाई जरूर होगी। इस तरह का आरोप जो है नवाब मलिक ने लगाया है। हर मीडिया के सामने जो है उन्होंने दस्तावेज भी पेश किया है, ट्वीट के साथ भी उन्होंने तमाम जानकारियां दी है। कई दस्तावेज ऐसे हैं जो साफ तौर पर सामने दिखाए हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी नम्रता फडणवीस की जो उन्होंने एक फुटेज जारी किया था, उस फुटेज में सीधे तौर पर दिख रहा था कि जयदीप राणा जो शख्स है वो अभी भी दिल्ली के जेल में बंद है ड्रग्स मामले में। तो जाहिर तौर पर अगर किसी ड्रग्स के साथ संबंध किसी बड़े नेता के साथ होता है या उनकी पत्नी के साथ होता है, जाहिर तौर पर यह सवाल खड़ा होता है कि एक ड्रग्स डीलर के साथ संबंध कैसे हुए। तो न सिर्फ उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है, बल्कि अगर सच्चाई है तो काफी लोग इस पूरे मामले में घिरे जा सकते हैं। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगले खबर के रुख कर लेते हैं। पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक आज होने जा रही है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों के साथ साथ सरकार पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का फैसला ले सकती है। केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद कई राज्य वैट कम कर चुके हैं
और इसका दबाव अब चन्नी सरकार पर भी पड़ रहा है और चुनावी माहौल में सरकार के लिए ये दबाव सहना भी मुश्किल है। इसके साथ साथ पड़ोसी राज्यों में वैट कम होने की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी होने से पंजाब में पड़ोसी राज्यों के मुकाबले अधिक कीमत पर पेट्रोल और डीजल मिलने से ज्यादातर लोग पड़ोसी राज्यों से पेट्रोल और डीजल अब लेने लगे हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप मालिक भी परेशान है। मंत्रिमंडल की बैठक आज होनी निश्चित हुई है और आज की इस बैठक में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने का फैसला लिया जा सकता है और जनता को बड़ी राहत दी जा सकती है। इससे पहले भी चन्नी सरकार जनता को बिजली के मुद्दे पर कई बड़े ऐलान कर चुकी है और जनता को राहत दे चुकी है और अब दबाव के कारण ही सही लेकिन जनता पेट्रोल और डीजल की कीमतों से जो लगातार बढ़ रही है उनमें कहीं ना कहीं राहत महसूस कर सकती है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में भी, चाहे आप हरियाणा की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, यहाँ पर और जो पेट्रोल और डीजल है उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। वहाँ पर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी एक्साइज ड्यूटी घटाई है, जिसकी वजह से अब पंजाब सरकार पर भी यह दबाव बनता जा रहा है कि वो भी एक्साइज ड्यूटी कम करे, क्योंकि आगामी चुनाव भी है। चुनावों के मद्देनजर अगर पंजाब सरकार ये फैसला नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनावों में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और इसी वजह से उन्होंने ये फैसला लेने की विचार किया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए पंजाब से ब्यूरो चीफ कुलवीर दीवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलवीर जी, फिलहाल जिस तरीके से अब आज मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है, कई अहम फैसले इसमें लिए जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैसला पेट्रोल और डीजल का, किस तरीके से आप इस बैठक को अहम देख रहे हैं? देखिए मुस्कान, पहले तो मैं आपको अपडेट करना चाहूंगा कि आज जो मंत्रिमंडल की बैठक होनी थी वो आज की बजाय अब डेफर हो गई है कल के लिए ही। अब ये बैठक जो है वो कल होगी, लेकिन मेन एजेंडा जो है सूत्रों से यही जानकारी मिल रही है कि जो पेट्रोल और डीजल है उस पर वैट कम करने का सरकार फैसला कर सकती है। इसकी वजह भी है क्योंकि जैसे ही सेंटर ने एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर कम की है तो उसके बाद लगातार आपने देखा होगा कि खास तौर पर तो जो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य हैं वहां वहां पर वैट जो है वो कम किया गया है। वो चंडीगढ़ की बात करें, हिमाचल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये साथ लगते राज्य हैं, पड़ोसी राज्य हैं पंजाब के, और इसी के साथ ही कहीं ना कहीं जब पंजाब पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि बिजली की तरह ही पेट्रोल भी पंजाब में बहुत महंगा था पड़ोसी राज्यों से, और वहां पर वैट जो है वो ज्यादा था। इसलिए क्योंकि पंजाब में अब चुनावी मौसम भी है और इस चुनावी मौसम में किसी भी तरह से एंटी वेव जो है वो सरकार के खिलाफ ना जाए, एंटी वेव ना हो, इसलिए कोई भी ऐसा कदम जो है वो सरकार उठाना नहीं चाहेगी या फिर हर कदम उस दिशा में उठाएगी जिस दिशा में लोगों को राहत मिले, और इसीलिए एक संभावना जताई जा रही है कि वैट जो है वो कम किया जा सकता है पंजाब सरकार द्वारा। और इसकी दूसरी वजह ये भी है कि राजनीतिक तौर पर भी जो चन्नी सरकार है वो घिरी हुई है कि जब आपके पड़ोसी राज्यों ने आपकी जो अपने अपने यहाँ पे वैट कम किया है तो आप लोगों को राहत क्यों नहीं दे रहे। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू जो कि अध्यक्ष हैं पंजाब कांग्रेस के, वो भी अपनी सरकार की नुक्ताचीनियां जो हैं वो सामने रखते रहते हैं और उसमें जो कमियां हैं उसको कहीं ना कहीं सामने लाकर सरकार से दूर करवाने का काम वो बखूबी कर रहे हैं। उन्होंने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की बात जो है वो कही थी। और तीसरा दबाव है पेट्रोल जो पंप मालिक हैं उनका लगातार पंजाब सरकार पे ये दबाव रहता है कि जो पड़ोसी राज्य हैं वहां तक पेट्रोल और डीजल के रेट किए जाएं। उसकी वजह ये है कि पंजाब में क्योंकि पेट्रोल और डीजल महंगा है और पड़ोसी राज्यों में कम है, तो बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो पंजाब की बजाय हरियाणा, चंडीगढ़ या फिर और जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल हो या फिर दिल्ली हो, वहां से पेट्रोल भरवाते हैं। ऐसे में पंजाब के जो पेट्रोल पंप हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान रहता है। तो ये 3-4 दबाव लगातार चन्नी सरकार पर बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये संभावना जताई जा रही है कि कल जो मंत्रिमंडल की बैठक होगी उसमें पेट्रोल और डीजल पर वैट कम किया जा सकता है। जी।
और अगर पेट्रोल और डीजल पर वैट कम होगा तो देखिए जनता को बड़ी राहत मिलेगी और जनता कहीं ना कहीं इससे एक आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के पक्ष में रह सकती है, क्योंकि देखिए कांग्रेस के लिए चुनौती तो अब कैप्टन भी पंजाब में बनते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती कैप्टन होंगे इस बार, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल भी कांग्रेस को पिछली बार देखा कि किस तरीके से हराया कांग्रेस ने, तो अब लेकिन कैप्टन उनके सामने थे, लेकिन कैप्टन अब कांग्रेस के ही सामने आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं चुनौती तो होगी और उन्हीं चुनौतियों से बचने के लिए कांग्रेस को अब जनता के बीच जाना होगा और पूरे तरीके से जनता जो है उनको कहीं ना कहीं लुभाना होगा और उसी के लिए शायद ये फैसला लिया जा सकता है। इसी के साथ और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जो माफ कीजिएगा कांग्रेस सरकार जो है फिलहाल घिरी हुई है और आगे वो इस पर फैसले कल मंत्रिमंडल की बैठक में ले सकती है? देखिए क्योंकि जैसे मैंने कहा कि चुनावी मौसम है पंजाब में और सरकार हर वो फैसला लेने के लिए अब उत्सुक नजर आ रही है जो लोगों के हित में जाए और ज्यादातर लोगों को प्रभावित करे। इसी में एक कच्चे कर्मचारियों का आपने देखा होगा कि पंजाब में पिछले 4.5 साल से लगातार जो कच्चे कर्मचारी हैं या जो कर्मचारी वर्ग है अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष के रास्ते पर है। तो ये एक मुद्दा भी हो सकता है क्योंकि चन्नी सरकार की ये कोशिश है कि एक बार जाते-जाते चुनावी रेवड़ियों की तरह कच्चे कर्मचारियों को भी लुभाने की कोशिश की जाए। तो ऐसा भी कोई फैसला जो है वो सरकार द्वारा लिया जा सकता है। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि अब क्योंकि हर हफ्ते जो है वो मंत्रिमंडल की बैठक करके सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। तो ऐसे में ये कहें कि हर मीटिंग से अब कुछ ना कुछ चुनावी रेवड़ियाँ जो हैं वो जनता के लिए निकलने वाली हैं क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि एक बार सत्ता की पारी और खेली जाए और सत्ता की पारी खेलने के लिए ज़रूरी है कि लोगों को अपने पक्ष में किया जाए और लोग अपने पक्ष में तभी कर पाएगी कांग्रेस की सरकार जब लोगों के हित में फैसले लिए जाएँगे। तो आपने देखा होगा कि पिछले करीब 90 दिन से जब से सरकार चुनावी मोड में आई खासतौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने जैसे ही मुख्यमंत्री पद संभाला था, तो उसने कहा था कि हर हफ्ते जो है वो मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इशारा साफ था कि कहीं न कहीं अब चुनावी रेवड़ियाँ जो है वो जनता में बँटने वाली हैं और वो काम हो भी रहा है। लिहाजा सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया जाए, इस तरह के फैसले जो हैं वो लिए जाएँ और कल की मीटिंग में भी कुछ ऐसे और फैसले जो हैं वो ले लिए जाने की संभावना है। जी। और देखिए जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि मीटिंग में फैसले लिए जाने की संभावना है, इस पर अगर कल ही देखें तो जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने कहीं ना कहीं इस्तीफा वापस लेने का ऐलान किया है, लेकिन बेअदबी के मुद्दे पर कहीं ना कहीं उन्होंने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से सवाल पूछे हैं। क्या अब बेअदबी के मुद्दे पर भी यहाँ पर कोई बात हो सकती है पूरी कैबिनेट की बैठक में? क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठक में अगर बेअदबी पर बात होगी तो कहीं ना कहीं अब जो कहीं ना कहीं अंतर्कलह खत्म होने की कोशिशें की जा रही है वो पूरे तरीके से खत्म हो सकती है कांग्रेस में। देखिए, मुस्कान ये कहना बहुत जल्दबाज़ी होगी कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक होने वाला है क्योंकि मुद्दे पेंडिंग हैं और सिद्धू जो है वो लगातार मोर्चा खोले हुए हैं और मैं इसमें नवजोत सिंह माफी के सिद्धू ने साथ कुलबीर फैसला जी आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो पंजाब के मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे, कैबिनेट की बैठक जो कल अब होगी उसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुलवीर दीवान जी जुड़े हुए हैं। कुलवीर जी देखिए, वही सवाल मैं आपसे एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी, क्या बेअदबी के मुद्दे पर वाकई कोई फैसला यहाँ पर या फिर कोई बातचीत हो सकती है पंजाब कैबिनेट बैठक में? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू ने कल मीडिया के सामने आकर ये ऐलान किया है कि उन्होंने फैसला जो है वो अपना वापस ले लिया है और लेकिन मुद्दे उनके स्टैंड करते हैं। पावर का उनका मुद्दा था एग्रीमेंट जो रद्द करने हैं या फिर उनमें सुधार करना है, वो स्टैंड करता है। हालाँकि बिजली जो है वो सस्ती कर दी गई है पंजाब में और बेअदबी का मुद्दा उन्होंने खास तौर पर उठाया हुआ है और कल फिर उन्होंने एक बार अपनी ही सरकार को घेरा, खास तौर पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जो है उनके निशाने पर हैं। बेअदबी के मुद्दे को लेकर उन्होंने साफ कहा है कि जब तक ये हल नहीं होगा, कांग्रेस लोगों के सामने ये कहें कि जाने के काबिल नहीं होगी और यदि मुद्दे हल ना किए, वादे पूरे ना किए, तो कांग्रेस को लोग सवाल करेंगे। चाहे वो कांग्रेस का छोटा लीडर है और चाहे कांग्रेस का बड़ा लीडर है, उनसे सवाल किए जाएँगे कि जो वादे आपने 2017 में किए थे, उन वादों का क्या हुआ?
और यदि कांग्रेस के पास जवाब नहीं होता तो निश्चित तौर पर चुनावी ये कहें कि नुकसान है वो कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है। तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू चाह रहे हैं कि जो प्रमुख मुद्दे हैं, जिस तरह से उन्होंने 5 मुद्दे जो हैं वो प्रमुखता से कल भी गिनवाए थे, तो बार-बार वो अपनी सरकार को नोक कर रहे हैं कि आप जागिए और उन मुद्दों पे काम कीजिए। और इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू ने कल ये भी कहा था कि जब से चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार बेअदबी के मामले पर उनकी बातचीत हो रही है, लेकिन इशारा कहीं न कहीं वो कर जाते हैं कि सरकार इस दिशा में कुछ कर नहीं रही, दिलचस्पी नहीं दिखा रही। तो अपना अपना जो मोर्चा है खोला हुआ है। बेशक आला कमान ने कई बार उनको आगाह किया है कि आप अपनी बात जो है वो पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखिए, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की मजबूरी ये है कि वो मीडिया में इसलिए अपनी बात रखते हैं कि यदि मुद्दे हल ना हुए तो हार यदि कांग्रेस की होती है चुनावों में, तो पूरे का पूरा ठीकरा जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू के सिर पे ना फूटे, वो अपना पाक साफ दामन जो है वो जनता को दिखा सकें। इसलिए वो अपनी बात जो है वो सार्वजनिक करते हैं और ये भी कहते हैं कि जब तक जो वायदे हैं वो पूरे नहीं होंगे तब तक पार्टी की दोबारा सत्ता में वापसी आने की संभावना जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक है कुलबीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं। पटाखों पर पाबंदी के बावजूद भी मध्य प्रदेश के कई बड़े शहरों में खूब धूम धड़ाका हुआ। देर रात तक लोग सभी शहरों में पटाखा फोड़ते रहे और एनजीटी के निर्देश के अनुसार एमपी भी 4 बड़े शहरों में 2 घंटे तक ही पटाखे फोड़ने थे, लेकिन उसके बावजूद कुछ शहरों में गरीन पटाखे जहां जलाने थे वहां भी गरीन पटाखे नहीं जलाए गए और निर्देश जो दिए गए थे उनका पूरे तरीके से पालन नहीं किया गया और इसके बावजूद लोग पूरे तरीके से पटाखे पूरी रात फोड़ते रहे। इससे इन शहरों की फिजा बिगड़ गई है। पटाखों से शहर की हवा जहरीली हो गई है। कई शहरों में प्रदूषण का स्तर सामान्य दिन की तुलना में काफी बढ़ गया है। राजधानी भोपाल में दिवाली की रात प्रदूषण का स्तर 246 पर पहुंच गया है और दिवाली की रात PM 2.5 AQI 350 था, वहीं PM 10 AQI 187 पर था। वहीं एयरपोर्ट विजिबिलिटी 5666.67 m थी। तो जिस तरीके से दिवाली पर लगातार पटाखे फोड़े गए मध्य प्रदेश में और हालांकि पूरे तरीके से बैन थे ये पटाखे, उसके बावजूद भी जो पटाखे फोड़े गए उसकी वजह से प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ा और अब दिल्ली के साथ साथ मध्य प्रदेश की आबो हवा भी पूरे तरीके से जहरीली हो गई है और यही जहर लोग सांस के जरिए अंदर ले रहे हैं और ये वाकई काफ़ी गंभीर समस्या प्रदूषण बनता जा रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से विजिबिलिटी कम हो गई है। विजिबिलिटी आप एयरपोर्ट पर देखिए 5666.6 mm जो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे आप सामने नहीं देख सकते हैं। धुंध भी है और इसी के साथ साथ अगर पटाखों की वजह से प्रदूषण हुआ है और प्रदूषण बढ़ने से जिस तरीके से यहाँ पर विजिबिलिटी कम हुई है इससे लगातार और खतरे भी बने हुए हैं और लेकिन इसी के साथ साथ जिस तरीके से अस्थमा, दमा और कार्डियक अरेस्ट के जो मरीज हैं वो भी इससे परेशान नजर आ रहे हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है लोगों की आंखों से पानी बहने की समस्या हो रही है, गले में जलन है, सांस फूलने, दमा की, अस्थमा की दिक्कत हो रही है और इसी वजह से जो आम नागरिक है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा परेशान होता नजर आ रहा है। पटाखों से जिस तरीके का धुआं, निर्देशों के बाद भी पटाखे फोड़े गए और उसके बाद जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ा है उसकी वजह से आम जनता लगातार परेशान हो रही है। तो मध्य प्रदेश में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी में भी, नदियों में भी झाग आने लगा है। मध्य प्रदेश में विजिबिलिटी जो है वो भी पूरे तरीके से कम हो गई है। पटाखों पर पाबंदी के बावजूद भी जिस तरीके से बड़े शहरों में पटाखे फोड़े गए और देर रात तक सभी शहरों में पटाखे लोग फोड़ते रहे। एनजीटी ने पहले ही आदेश जारी कर दिए थे, उसके बावजूद भी तमाम शहरों में 2 घंटे तक पटाखे फोड़ने
का आदेश था, उसके बावजूद भी वहां पर लोगों ने पटाखे फोड़े और पटाखे फोड़ने से जो आम जनता है वो लगातार परेशान है और परेशानियों का सामना कर रही है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मध्य प्रदेश से संवाददाता विजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, फिलहाल जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, किस तरीके से प्रदूषण की कमी के लिए जो सरकार है मध्य प्रदेश की वो कोशिश कर रही है? मुझे आवाज मिल पा रही है आपको? बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।